गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और सबको दसरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो वेबिनार है वो अराउंड 1 आवर का होगा। एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज जो हमारी अल्ट्रा हैप्पी कम्युनिटी सर्कल है उनके लिए ये वेबिनार है, लेकिन आज के दिन मैंने एज अ ऑफर सबके लिए ओपन रखा है। और टॉपिक है मेकिंग मनी विथ P2P लैंडिंग न्यू एज इन्वेस्टमेंट। टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। जो नए हैं लोग उनके लिए, ये मेरा पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हो 210% के रिटर्न्स है। ऑफ कोर्स आपके भी ऐसे हो गए शेयर्स पोर्टफोलियो में, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा काइंड है। लास्ट डेढ़ मतलब 20 मंथ्स में वन वे डायरेक्शन में चल रहा है। ये है मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो। मेरा कंपनी का नाम है द हैप्पीनेस कल्चर और मेरा नाम है आदित्य पालव। एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा हूँ सिंस अप्रैल 2017। 2002 से इक्विटी मार्केट्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो थोड़ा अथॉरिटी के साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि 3-4 मार्केट साइकिल्स मैंने देखे हैं। 430 प्लस क्लाइंट्स है, 9 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। हैप्पी रिच का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन सेक। हैप्पी रिच का मतलब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हुआ है। आज के वेबिनार के टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि हमें अगर लाइफ में फाइनेंशियली काफी ज्यादा अबंडेंट बनना है तो हमें टाइम के साथ चलना पड़ेगा। अगर वही सब चीजें करके जो 1990s में होती थी या 2000s में होती थी, वैसे अगर आप कोशिश कर रहे हो आपकी वेल्थ बनाने की, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10 साल में आपको उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने को मिलेगा। ये फोटो मैंने यहाँ पे डाला है डेलिबरेटली, तो जरा चैट बॉक्स में डालिए कितने लोग इसको जानते हैं, मतलब ये फोटो को। अगर आप 1990s में या 2000s में इंटरनेट यूजर थे तो आपको ये फोटो फटक से क्लिक होगा। तो चैट बॉक्स में डालिए जितने लोग ये फोटो को एसोसिएट करते हैं या रिमेम्बर करते हैं, चैट बॉक्स में डालिए यस। उत्तम जी ने डाला है नो, मतलब आपने इंटरनेट यूज नहीं किया 2000 टू 2010 के बीच में। तो इतना टाइम लगता था कोई भी फाइल डाउनलोड करने में इंटरनेट में। 2000-2010 में आज विद इन सेकेंड्स होती है फाइल। अगर आप मार्केट में इक्विटी मार्केट्स में 1990s से इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे होता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक 1990s का फोटो है, आउटक्राई मेथड से इन्वेस्टिंग होता था। अगर रिसेंटली आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टिंग ऐसे होता है। तो ये है न्यू वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। बैंकिंग अगर आप 1990s में करते थे तो ऐसे लाइन लगाना पड़ता था, कैश निकालना है तो टोकन लेना पड़ता था, फिर रुको, फिर अपना आपका टाइम खराब करके जाओ, फिर कैश निकालो, ऐसे सब व्यवहार होते थे। बुक्स बैंक्स में 1990s में एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते थे रजिस्टर में। आज डिजिटल बैंक्स आ गई है, पेटीएम जैसे, फिनोपेटेक जैसे, जिसका आईपीओ अभी, दोनों कंपनियों का आईपीओ आने वाले 1 मंथ में आने वाला है। दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया के साथ आपको चलना चाहिए। 2015 में, 2010 में जो ऐसे इन्वेस्टिंग होता था वैसे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो शायद आप टाइम के पीछे रहोगे। सो ये इमेज भी मैंने इसलिए डेलिबरेटली डाला हुआ है, जो भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ये इमेज काफी बार रिपीट हुआ रहेगा। तो यहाँ पे एक ब्रिज है जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, तब ये जो रिवर थी वो यहाँ पे थी, रिवर के ऊपर ये ब्रिज था। और जैसे ही ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवर ने अपना वे ही चेंज कर दिया। तो अभी ये ब्रिज है वो इररेलेवेंट हो चुका है। आपको एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स क्या आउटडेटेड होते जा रही है क्या। तो ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मतलब मैं नहीं बताने वाला हूँ, हमारे गेस्ट बताने वाले हैं। उसको मैं न्यू एज इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, क्योंकि वो है इन्फ्लेशन प्रूफ। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स देनी चाहिए। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी वेल्थ आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। ऐसे स्टॉक्स आपने पकड़ के रखे हैं जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और नहीं ना करने की गुंजाइश है, जैसे यस बैंक, वोडाफोन और बहुत सारे, जेट एयरवेज, सुजलॉन, रिलायंस पावर। तो आप आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रूफ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है।
इक्विटी मार्केट्स में ऐसी मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जहां पे इक्विटी मार्केट्स की वोलेटिलिटी नहीं है। इक्विटी मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, नो डाउट, ओवर द पीरियड ऑफ, अगर आप उसके रूल्स आप फॉलो करो तो। लेकिन क्या गारंटी है आने वाले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में मार्केट नहीं गिरेगा? सो इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी होती है। तो आज की इन्वेस्टमेंट जो हम बताने वाले हैं आपको, वो मार्केट वोलेटिलिटी प्रूफ है, टाइम सेविंग है इसमें। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, फिर आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, सो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट है टाइम सेविंग, इसमें आपको कोई मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी, अगर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडी में करते हो तो जो भी उसका टेन्योर है तब तक पैसे नहीं निकाल सकते हो। शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जिसके ऊपर मैं नहीं बिलीव करता हूँ, लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। तो लिक्विडिटी नहीं होती है जनरली। अभी रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करोगे 15-20 साल तो नहीं बेचोगे। सो लिक्विडिटी आज जो हम बताने वाले हैं उसमें 1 डे की लिक्विडिटी है, मतलब एक दिन में आप पैसे निकाल सकते हो। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा वो इन्वेस्ट होल्ड करने की या मेंटेन करने की कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर आपको सोच रखनी चाहिए, जो बहुत कम लोगों की होती है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत कम कॉस्ट इन्वॉल्व है। मेरे कम्युनिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर डायरेक्टली आज के टॉपिक पे आते हैं। हैप्पी रिच बनना लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अगर रिटर्न्स के पीछे भागोगे, आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस हमेशा बुरा रहेगा, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो हैप्पी रिच बनने के लिए 4 स्टेप्स है। बिकम डेट फ्री, आपको कर्जा मुक्त रहना पड़ेगा। अगर आपको हैप्पी रिच बनना है, कोई भी टाइप का कर्जा है, होम लोन, कार लोन, कोई भी टाइप का कर्जा है आपके ऊपर, तो आपकी डिसीजन मेकिंग रिवॉल्व करेगी वो लोन कैसे रिपे करूं, एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को कैसा रिच बनाऊं, रादर देन मैं खुद कैसा रिच बनूं। सो डेट फ्री बनना चाहिए और रहना चाहिए। आज का टॉपिक है वो आपको एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा, जो कि है स्टेप नंबर 2 ऑफ बिकमिंग हैप्पी रिच। अगर एवरी मॉर्निंग उठ के 9 बजे आप काम पे जाते हो, 6 बजे तक काम करते हो, 30 दिन काम करने के बाद आपकी सैलरी आती है, इनकम जनरेट होती है, उसके ऊपर आपके नेक्स्ट मंथ के खर्चे डिपेंडेंट है, तो आप हैप्पी रिच नहीं बन सकते हो। सो आपके जो मंथली खर्चे हैं वो आपके पैसिव इनकम सोर्सेज से आने चाहिए। सो आज का जो टॉपिक है वो आपको पैसिव, वन ऑफ द वेज ऑफ क्रिएटिंग पैसिव इनकम सोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म्स आए हैं P2P। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मुझे लगता है, उनके मार्केटिंग हेड को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है। उनका एजुकेशन, बाय एजुकेशन वो सीए है, और सीए जैसे प्रोफेशन में होने के बाद वो ये प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई है लास्ट 2 सालों से। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई बंदा सीए बनता है और ऐसे न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करने, फर्स्ट जॉब करता है और 2 साल का उनको एक्सपीरियंस है, तो ये प्लेटफॉर्म में कितना पोटेंशियल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं आज के गेस्ट को इनवाइट करता हूँ। उनका नाम है दिव्या मेहता जी। और विथ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप चैट बॉक्स में डालोगे यो और उनका स्वागत करोगे। सो ओवर टू यू दिव्या जी। सो मैं आपको राइट्स देता हूँ। आप आपका अनम्यूट करके, 1 सेक, आपको अनम्यूट करके और वीडियो चालू करके आप अभी कंटिन्यू कर सकते हो। 1 सेक। हेलो, हाँ दिव्या जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। Sure. Thank you so much, Aditya ji, for the wonderful introduction. I believe my voice is audible to everyone. अगर बीच में echo या फिर कोई भी sound में issue, please let me know on that. Aditya ji, if you could just allow me screen sharing rights as well. So Yes, I'd like to share my presentation. yes, I allowed it you. Yeah. So what I believe is कि आदित्य जी ने काफी सारी चीजें already
कवर की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या है, या फिर एक इन्वेस्टर जब कोई डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है तो क्या स्पेसिफिक की चीजों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए जब वो कोई डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये मैं बताऊं उसके पहले एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड मेरी कंपनी के बारे। ये कंपनी और दो को-फाउंडर्स ने स्टार्ट की थी, मिस्टर अचल मित्तल और मिस्टर गौतम अधूरिया। इन्होंने पहले ही लिक्विड लोन्स के पहले एक सक्सेसफुल स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसका नाम है रेंटो मोजो। जो आप अगर आज गूगल पे भी सर्च करोगे रेंटो मोजो के बारे में तो ये इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आपको फर्नीचर या अप्लायंसेस रेंट पर मिल सकते हैं। तो ये कंपनी की वैल्यूएशन नियरली आज 900 करोड़ के ऊपर है, जहाँ के इन्वेस्टर्स एक्सेल पार्टनर्स जो कि फेसबुक और फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर्स रह चुके हैं, बेन एंड कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंसल्टेंसी फर्म है, रिसेंटली सैमसंग फैमिली ने रेंटो मोजो में भी इन्वेस्ट किया। तो ये कंपनी अचल और गौतम ने अपने दो फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट की थी बैक इन अर्ली 2015। वहां पे ही इन्होंने इवेंचुअली व्हाट दे हैड डन वाज उन्होंने एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बनाया था। वो ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट था जहाँ पे बार्कलेस वेल्थ के जो एचएनआई इन्वेस्टर्स थे वो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते थे, where they again got good inroads with decent set of wealth management outfits। एंड जब लिक्विड लोन्स इन्होंने स्टार्ट किया तब हमें बैक किया मैट्रिक्स पार्टनर्स ने। मैट्रिक्स पार्टनर शायद हम काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे, बट हमने ओला कैब्स, रेजर पे, एम स्वाइप, Cloud9 हॉस्पिटल्स, कंट्री डिलाइट की जो आप ऐप देखते हो आजकल माधुरी दीक्षित की, द ऐप व्हिच गिव्स आउट मिल्क एंड अदर स्टफ्स ऑन डिलीवरी, ये सारी कंपनीज की अर्ली इन्वेस्टर्स मैट्रिक्स पार्टनर्स है। इन्होंने हमें बैक किया है। इनके साथ हमें कुणाल शाह फ्रॉम क्रेड, हम सबने क्रेड की एड तो देखी ही होगी या फिर आईपीएल तो हम में से किसी ने देखा ही होगा, जिसके टाइटल स्पॉन्सर थे क्रेड ऐप, जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप है। उनके जो फाउंडर है वो हमारी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर है। आशुतोष टपारिया जी टपारिया फैमिली ग्रुप से है, एक्स फैमिकेयर, जिन्होंने 2016 में अगर आप देखोगे तो इंडिया के जो हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे वो आशुतोष टपारिया जी थे। ना हमारे कोई टाटा थे ना कोई हमारे अंबानी में से थे, बट आशुतोष टपारिया जी इंडिया के हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे 2016 में। ये हमारी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर है। इनके साथ है अभिषेक डालमिया जी, डालमिया भारत ग्रुप से। हम अगर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फिर मार्केट ट्रैक करते हैं, डालमिया भारत ग्रुप की काफी सारी कंपनीज लिस्टेड है, वो हमारे कंपनी में एंजल इन्वेस्टर है। मिस्टर जयेश शाह फ्रॉम श्री नमन ग्रुप, मुंबई में यहाँ साउथ बॉम्बे साइड इनके काफी रियल्टी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। सोफिटेल चेन ऑफ होटल्स, 5 स्टार होटल्स का चेन है, ये नमन ग्रुप अगेन ओन करता है। तो जयेश मेहता जी हमारे कंपनी में एंजल इन्वेस्टर है। सत्य बंसल जी एक्स सीईओ ऑफ बार्कलेज वेल्थ, ये हमारी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर है। तो इन्हीं सारे नामचीन लोगों के साथ प्लस मैट्रिक्स पार्टनर्स के साथ हमें हमारी जो की थी, वेयर वी वांटेड टू क्रिएट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि जो इन्वेस्टर्स अगर डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो हमारे पास काफी सारे न्यू एज ऑप्शंस भी है, बट जनरली हम हमेशा इंक्लाइंड होते हैं ट्रेडिशनल ऑप्शंस की तरफ। आप बैंक ले लीजिए, कॉर्पोरेट एफडी ले लीजिए, एनसीडीज ले लीजिए, आप डेट फंड्स कर लीजिए, आप डेट फंड्स में भी लिक्विड फंड्स कर लीजिए, क्रेडिट रिस्क फंड कर लीजिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स कर लीजिए। ये सारे ही चैनल्स की तरफ हमेशा हमारा सबसे ज्यादा बढ़ाव रहता है। अब एक झलक कि P2P एग्जैक्टली होता क्या है। हमने जैसे कि देखा होगा कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे एटलीस्ट कम्युनिटी बेस्ड लेंडिंग काफी होती थी, कि हम अपने ही फैमिलीज के बीच में, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के बीच में या अपनी ही कम्युनिटी के बीच में पैसों का लेन देन या फिर पैसों का व्यापार काफी होता था। हर किसी को ब्याज पे पैसा दे की आदत थी। यह प्रथा हमारे यहाँ पे एटलीस्ट इंडिया में काफी सालों से चलती आ रही है, ना कि कोई आज से चली आ रही है। पर जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि टाइम बढ़ते गया, आगे आगे आते गया, वहां पे हमने देखा कि जब हम खुद में ही सॉरी एक्सक्यूज मी जमाने में अगर हम ये फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो काफी सारे लोग अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर अपने ही नियर एंड डियर वंस को पैसे देने से अवॉइड करते हैं। रीजन इसमें दो सबसे बड़े, एक तो हमें किसे ट्रस्ट करना है उसमें हमें डाउट होता है, दूसरा हमने ट्रस्ट करके पैसे दे भी दिए, जब उसे रिकवर करना है तब हम उसे रिकवर कर नहीं पाते, क्योंकि वो अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने ही नियर एंड डियर वंस है, तो आप हार्ड कोर्स ऑफ रिकवरी यूज कर नहीं सकते। इसमें हो जाता है कि अब हमने मेहनत से पैसे कमाए हैं और जब हमें ही अपने पैसे चाहिए वो हमें वक्त पर मिलते नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि इससे बेटर है कि मैं तो अपना पैसा बैंक में ही रख दूं, या फिर मैं कोई एनसीडी में लगा दूं, या कोई मैं बॉन्ड में लगा दूं, जिससे
मुझे एक फिक्स ब्याज आता रहे और मोर इम्पोर्टेंटली मेरा कैपिटल सेफ रहे। पर अब हमने ये पिछले कुछ सालों में ये भी देखा है कि काफी सारे बैंक्स में भी पॉलिसीज आई है, कोई कोई तो डेट फंड्स में भी इश्यूज आए हैं, काफी सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी, हम IL&FS ले लीजिए, DHFL ले लीजिए, ये सारे जो काफी ट्रेडिशनल सॉरी ये सारे जो काफी ट्रेडिशनल डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर करते थे, उसमें जो हम मेन चीज देखते थे कि कैपिटल हमारा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जब हमें कैपिटल चाहिए, जब हमें हमारा पैसा हमारे टाइम पर मिलना चाहिए, वो एक चीज थी जो लोग सॉल्व कर NBFC ऐसे ले हम क्या कर रहे हैं, हम थ्रू NCDs कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसों को यूटिलाइज कर कहाँ है? अगर ये हम है तो ये यूज होते हैं, ये आगे कोई बात नहीं है। अब दिव्या जी, आपका आवाज ना वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। हेलो, यस आई गेस दिव्या जी का नेट कनेक्शन का कुछ इशू है, मैं कांटेक्ट करता हूँ, आप बने रहिए, तब तक मैं कांटेक्ट करता हूँ। या यस दिव्या जी, आपका अनम्यूट करके आप स्टार्ट कीजिए, आपका बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी बेटर है? यस 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 श्योर। सो जैसे कि मैं कह रही थी कि इवेंचुअली अगर हम बैंक को पैसा दे रहे हैं या फिर हम कोई कॉर्पोरेट पेपर में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि हम NCD दे रहे हैं, किसी का हम बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो वो पैसा एक्ट में आगे जा कहाँ रहा है? अगर हम ये देखे जाए तो आप इंडिया की टॉप 5 लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस लीजिए, इसमें हमारी ICICI, SBI, HDFC, कोटक, बजाज फाइनेंस, ये सारी बैंक्स एंड NBFCs आ जाती है जो इंडिया की टॉप 5 लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस में आती है। अब इनमें हमने क्या देखा कि ये पैसा एक्चुअली यूज कहाँ हो रहा है? तो जब लग रहा होता है तो इनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक या तो ये कॉर्पोरेट बोरोवर को पैसा दे, दूसरा या तो ये रिटेल बोरोवर को पैसा दे। अब हमने क्या देखा कि जो कोई बैंक या जो कोई भी ये कॉर्पोरेट्स को पैसा दे रहा था, वहां पे उनका पैसा सबसे ज्यादा टूट रहा था। NPAs यानी परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट मीन्स कि आपका डिफॉल्ट या फिर आपका लॉस कितना हो रहा है। अगर मैं किसी को 100 रुपए दे रही हूँ हेलो, यस, तो नेट कनेक्शन का कुछ इशू है जिसको कुछ कर नहीं सकते हैं, सो वेट करना पड़ेगा। सो जैसे ही वो लॉगिन करती है वो कंटिन्यू करेंगी उनका सेशन, तब तक आप या was it Aditi was not audible? हेलो, बीच में आपका डिस्कनेक्ट हुआ था, सो अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो, अभी आ रही है आवाज प्रॉपर। जी श्योर श्योर। सो जैसे मैं कह रही थी कि जो भी बैंक्स ने रिटेल बोरोवर्स को पैसा दिया है उनके लॉसेस हमेशा कम रहे, तो हमने ये सोचा कि अगर सारे ट्रेडिशनल ऑप्शंस जो है आपके FDs ले लीजिए, डेट फंड्स ले लीजिए, NCDs ले लीजिए, ये सारा पैसा तो आपका कॉर्पोरेट के पास ही जा रहा है, तो एक्चुअल में तो आप कभी डिवर्सिफाई कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको एक रिटेल पूल या फिर एक रिटेल बोरोवर की अंडरलाइन आपको कहीं मिल ही नहीं रही है डायरेक्टली। एंड ये जब लिक्विड लोन्स आया तब उन्होंने सोचा कि अगर हम आपको एक स्पेसिफिक रिटेल बोरोवर्स का पूल देख पाते दिव्या हैं जी, जिसमें स्क्रीन शेयर कीजिए ना प्लीज। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, लेकिन नो इश्यूज एट ऑल प्लीज, आई गेस जस्ट सम नेटवर्क इश्यूज, हाँ, इसकी वजह से ये शायद ऐसा हो रहा है। सो हमने ये देखा कि जो भी रिटेल बोरोवर्स को दे रहा था इनके NPAs हमेशा कम थे, पर आपको आज तक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जहाँ पे आपको सिर्फ रिटेल बोरोवर्स को एक्सपोजर मिलता था। तो हमने सोचा एक तो हम जब स्टार्ट करेंगे तब हम सिर्फ प्योरली रिटेल बोरोवर्स को ही एक्सेस करवाएंगे, जो यो इन्वेस्टमेंट्स में जो इन्वेस्ट करते हैं उनका अंडरलाइन प्योर रिटेल बोरोवर्स पे बाय डिफॉल्ट उनके NPAs काफी लो रहते हैं। पर अभी सारे के सारे रिटेल बोरोवर्स अच्छे होंगे क्या? उसका जवाब है ना,
तो जिस तरह आपके कॉर्पोरेट पेपर्स में आपको AAA से D की रेटिंग होती है, तो आप हमेशा कॉर्पोरेट वाले पेपर में अपना पैसा लगाओगा क्योंकि वहां पर रिस्क कम है और मुझे रिटर्न्स भी अगर कम मिलेगी चलेगा, पर मेरा कैपिटल हमेशा सेफ है, पर मैं पैसा तो अपना AAA पेपर को ही दूंगा, मैं BBB या फिर डी क्वालिटी वाले पेपर को नहीं दूंगा अपना पैसा। उसी तरह हम रिटेल इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो रेटिंग होती है क्रेडिट स्कोर के द्वारा, जिसकी क्रेडिट स्कोर की रेंज होती है 300 से 900 के बीच में। ये हमें मिलता है सिबिल से, एक्सपीरियंस से, क्रिप से, जो हमारे क्रेडिट स्कोर जनरेट करता है। हमारा क्रेडिट स्कोर जनरेट होता कैसा है, ये सारी कंपनीज जो आपको क्रेडिट स्कोर देती है, इवेंचुअली ये आपकी पास्ट हिस्ट्री देखती है कि आपने कोई भी बैंक या NBFC से कभी कोई लोन लिया हो, फिर वो, या फिर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपने कभी गोल्ड लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, कार लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, ये सारे लोन्स जो भी आपने कोई बैंक या NBFC से लिए है, अगर आपने लेकर उसे हमेशा टाइमली रीपे किया है पिछले 5, 10, 15 सालों में, उसमें आपने कभी भी डिफॉल्ट या डिले नहीं किया है, तब ही आपका क्रेडिट स्कोर 900 की तरफ होता है। आप जब डिफॉल्ट करने लग जाते हो या फिर आप डिले भी करने लग जाते हो, आपका क्रेडिट स्कोर गिरने लग जाता है 300 की तरफ। अब हमने कहा कि जिसका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी गिर रहा है, जो ऑलरेडी डिफॉल्ट या डिले कर रहा है, ऐसे इंसान को मैं अपना पैसा क्यों दूं, क्योंकि उसका अगर उसने पहले भी अगर कहीं जाके डिफॉल्ट किया है, हायर प्रोबेबिलिटी कि मैं उसे अगर पैसा दूंगी तो वो वहां पे भी डिफॉल्ट करेगा। तो हमने कहा कि हमें जो टॉप टियर वाले बोरोवर्स है, जो 700 से 900 के बीच होते हैं जनरली, सिर्फ वही बोरोवर्स पे फोकस करना है, क्योंकि वो ऐसे बोरोवर्स है जिन्होंने हिस्ट्री में कभी भी डिफॉल्ट या डिले नहीं किया है अपने रीपेमेंट्स पर। तो एक दूसरी चैलेंज यहाँ पे ये आई कि मैं ऐसे 700 से ऊपर स्कोर वाले बोरोवर्स लाऊंगी कैसे, क्योंकि अगर मैं अच्छी बोरोवर हूँ, मेरा क्रेडिट स्कोर अगर 750 या 800 है, मैंने हमेशा अगर अपने पास्ट के लोन्स रीपे किए, तो मैं लिक्विड लोन्स के पास जाऊंगी ही क्यों। मैं तो HDFC या कोटक से लोन ले लूंगी, ICICI से लोन ले लूंगी, बजाज फाइनेंस मुझे प्री अप्रूव लाइन ऑफ क्रेडिट दे देगा, मुझे तो लिक्विड लोन्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है लोन के लिए, क्योंकि ये सारी बैंक्स तो मुझे सामने से आके लोन देगी अगर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, और बेस्ट मुझे सबसे सस्ते रेट पर लोन देगी। सो बैंक्स जो है जनरली इनसे सस्ते रेट पे आपको जनरली कहीं से भी और दूसरी जगह से लोन मिलता नहीं है। तो आप कहोगे कि अगर बैंक के पास ही जाना है तो फिर लिक्विड लोन्स के पास आएगा कौन, और ऐसे अच्छे बोरोवर्स तो और भी क्यों आएंगे। तो हमने कहा कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर अच्छे बोरोवर नहीं आए, मैं खराब बोरोवर को अगर पैसे देने लगी तो डिफॉल्ट बढ़ेगा तो इवेंचुअली मेरे इन्वेस्टर्स को और प्लेटफॉर्म को लॉस होगा, तो उसे सेफगार्ड करे कैसे। सो हमने इंडस्ट्री लीडर बजाज फाइनेंस का अगर जब मॉडल स्टडी किया, तो उन्होंने बहुत स्मार्टली एक चीज स्टार्ट की थी, जीरो कॉस्ट EMI फाइनेंसिंग। आप आज क्रोमा या विजय सेल्स में जाते हो, आपको इवेंचुअली वहां पे एक बजाज फाइनेंस का सेल्स पर्सन मिलेगा जो आपको कहेगा, मैडम आपको ये फोन खरीदना है, आपको टेलीविजन खरीदनी है, आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आप खरीदो और आप मुझसे जीरो कॉस्ट पे ले लो। आपको पूरा पैसा अगर 50,000 का भी फोन खरीदना है, पूरा 50,000 आपको आज देने की जरूरत नहीं है, आप बजाज फाइनेंस के थ्रू जीरो कॉस्ट EMI ले लो, और आप टुकड़े टुकड़े में 5-5 हजार रुपए की EMI अगले 10 महीने की महीने से भर रहा, आपको ना कोई ब्याज लगेगा, ना आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर अच्छा बोरोवर है और जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, जो अच्छी तरह से अच्छी इनकम अर्न कर रहा है, और वो उससे अगर हम जीरो कॉस्ट EMI फाइनेंसिंग ऑफर करें, तो क्या वो हमारा बोरोवर बनेगा, क्या वो मुझसे लोन लेगा। The answer was quietly yes. तो हमने लार्जली डिफरेंटली क्या किया, इवेंचुअली हम जिस तरह हमारे बोरोवर्स सोर्स करते हैं, हमें किसी बोरोवर्स को रीच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमने टाई अप की है काफी सारे पार्टनर्स के साथ। सो एक है एजुकेशन सेगमेंट में, दूसरे है हेल्थ केयर सेगमेंट में, तीसरे है होम डेकोर सेगमेंट में। आप अपग्रेड, नर्सी मोंजी, क्वांटिटी, एपटेक, इमार्टिकस, आप हेल्थ सेगमेंट में डॉक्टर बत्रा, VLCC, काया क्लिनिक, रिचफील्ड, नोवा IVF, इंदिरा IVF, लाइफ सेल, मेडिकवर, माइकॉर्ड, आप होम डेकोर में लिव स्पेस, डिजाइन कैफे, गोदरेज इंटीरियर, ऐसे पार्टनर्स ले लीजिए जिनके साथ हमने टाई अप किया, एंड हमने कहा कि इनके जो कस्टमर्स जिन्हें सर्विस कंज्यूम करना होगा, उन्हें हम ऑफर करेंगे जीरो कॉस्ट EMI। अब इसमें भी सारे के सारे लोग जो डॉक्टर बत्रा के आउटलेट में जाते हैं उसे लोन जीरो कॉस्ट EMI मिल जाता है? हम सिर्फ उन्हें ही जीरो कॉस्ट EMI ऑफर करते हैं जो हमारे
कैटेगरी में प्राइम रिटेल बोरोवर क्वालिफाई होते हैं, यानी कि वो ऐसे बोरोवर्स है जिनका एवरेज क्रेडिट स्कोर 700 के ऊपर है, जो टायर 1 टायर 2 लोकेटेड बोरोवर्स है। वो ऐसे बोरोवर्स है जिनकी एनुअल सैलरी नियरली 9.5 लाख से ज्यादा है, एंड इनको मिलती है एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन्स 40 से 45 हजार के बीच, और इनको मिलता है ऑन एन एवरेज 8 to 10 मंथ्स का EMI का पीरियड। अब ये सारे ऐसे बोरोवर्स है जिन्हें कभी भी लोन नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर लोन चाहिए होती तो बैंक जाते थे, लोन चाहिए होती तो कोटक या HDFC के पास जाते थे, पर डॉक्टर बत्रा के पास क्यों गए, अपग्रेड के पास क्यों गए, इंदिरा IVF के पास क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि उन्हें एक सर्विस कंज्यूम करना था। अब अगर सर्विस कंज्यूम करने जा रही हूँ तो मैं यही सोच के जाऊंगी कि एक तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ और मुझे ये सर्विस कंज्यूम करना है। तो इवेंचुअली ऐसे सीरियस क्लास ऑफ एफ्लुएंट कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स में से हम अगेन उसमें से भी क्रेडिट फिल्टरिंग करके जो टॉप क्वालिटी ऑफ बोरोवर्स रहते हैं सिर्फ उन्हें ही ऑफर करते हैं जीरो कॉस्ट EMI। अब बात ये आती है कि अगर मैं किसी को जीरो कॉस्ट EMI पर लोन दे रही हूँ तो पैसा कमा कहाँ से रहा है, इन्वेस्टर का रिटर्न बन कैसे रहा है, या फिर प्लेटफॉर्म कैसे कमा रहा है, प्लेटफॉर्म कैसे चल रहा है। ये होते हैं, ये चलता है इवेंचुअली सबवेंशन के थ्रू। हम जो डीलर पार्टनर्स के साथ टाई अप करते हैं, डॉक्टर बत्रा, नरसी मुंजी, अपग्रेड, ये सारे पार्टनर्स हमें देते हैं अपफ्रंट डिस्काउंट कि जब इनका कोई कस्टमर उन्हें जिन्हें हम जीरो कॉस्ट EMI ऑफर ऑप्शन करते हैं, तब जब भी कोई इस जीरो कॉस्ट EMI के लिए अप्रूव हो जाता है, ये सारे पार्टनर्स हमें देते हैं अपफ्रंट डिस्काउंट नियरली 8 से 10% के बीच में। बट बोरोवर जो है वो भी अपनी EMI हमेशा रीपे करेगा। जब वो रीपे कर रहा है तो वो पैसा बैंक में आइडल नहीं रहता, वो पैसा फिर से री इन्वेस्ट होता है नए नए लोन्स में। अब जितने न्यू लोन्स आएंगे उतना फिर से हमें डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट पे डिस्काउंट अर्न करके हमारी अर्निंग्स नियरली हो जाती है 23 से 24% की IRR पर। अब यहाँ पे इवेंचुअली अगर मैं बिना किसी को इंटरेस्ट चार्ज किए अगर 23 से 24% कमा पा रही हूँ, इट मेक्स अ गुड प्रोपोजिशन कि एक तो पहले सिर्फ अच्छे बोरोवर्स को सोर्स करो, वो अच्छे बोरोवर्स में भी आप उन्हें इंटरेस्ट पर लोन नहीं दो और उन्हें सर्विस के लिए जीरो कॉस्ट EMI ऑप्शन ऑफर करो। और ये सारे ऐसे पार्टनर्स है इवेंचुअली जिनसे हमारी अर्निंग्स नियरली हो जाती है 23 से 24% के बीच में। पर आप एज एन इन्वेस्टर बोलोगे ये तो चलो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है जिससे आपका पैसा कैसे बन रहा है वो समझ में आ गया, आप बोरोवर्स अच्छे चुन रहे हो ताकि आपके डिफॉल्ट्स लो, बट फिर भी आपको एज एन इन्वेस्टर एडिशनल सेफ्टीज चाहिए रहेगी, तो वो आपको कैसे मिलती है प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब यहाँ पे एक तो जब आप लिक्विड लोन्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, आप कभी भी लिक्विड लोन्स की काउंटर पार्टी रिस्क नहीं लेते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि यहाँ पे एक प्रॉपर एस्क्रो एंड ट्रस्टी मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, जहाँ पे ट्रस्टी और बैंक दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड एंटिटीज है। और ये केस में जब भी एज एन इन्वेस्टर जब आप आते हो तो आपका पैसा डायरेक्टली जाता है एस्क्रो अकाउंट में। लिक्विड लोन्स बोरोवर्स को चूज करेगा, लिक्विड लोन्स बोरोवर्स को अंडरराइट करेगा, उनके लिए रिकवरीज करेगा, कलेक्शन करेगा, एंड जो पैसा इवेंचुअली जब बोरोवर को अप्रूव किया जाता है वो पैसा भी डायरेक्टली जाता है डीलर पार्टनर के अकाउंट में। तो कोई एंड कस्टमर को पैसा नहीं मिलता है, पैसा डायरेक्टली जाता है डीलर पार्टनर के पास। एंड जब पैसा रीपे भी हो रहा है, बोरोवर जब रीपे भी कर रहा है, वो डायरेक्टली पैसा आ रहा है एस्क्रो अकाउंट में। अब ये पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी लिक्विड लोन्स के पास पैसा नहीं आया, और अगर लिक्विड लोन्स के पास पैसा नहीं आ रहा है तो इवेंचुअली लिक्विड लोन्स वो पैसा का गलत यूज या फिर वो लिक्विड लोन्स वो पैसे को मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि लिक्विड लोन्स के पास इन द फर्स्ट प्लेस कभी वो पैसा था ही नहीं। This gives you an additional safeguarded और a structural safety कि आपको लिक्विड लोन्स के थ्रू कभी कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रहेगी, क्योंकि आपका पैसा लिक्विड लोन्स के पास कभी नहीं जा रहा है। ट्रस्टी पूरे लोन ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टर का कैपिटल और रिटर्न जब बन जाता है, उसके बाद जो ऊपर का जनरली जो फीस बचता है वही पोर्शन ट्रस्टी लिक्विड लोन्स को ट्रांसफर करता है इवेंचुअली। एडिशनली आपको प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता क्या है, इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोडक्ट है जहाँ पे हम इन्वेस्टर फर्स्ट अप्रोच रखते हैं, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स के साथ 100% अलाइंड है। क्योंकि इन्वेस्टर अगर अपना कैपिटल लेके आ रहा है, इन्वेस्टर अगर अपना हार्ड अर्न मनी अगर प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टर की प्रेफरेंस और इन्वेस्टर की प्रायोरिटी हमेशा पहली होनी चाहिए। तो इसलिए हम जब आप प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, ना आपको कोई ऑनबोर्डिंग चार्जेस लगते हैं, ना कोई आपका रजिस्ट्रेशन फी है, ना कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन फी है, ना हम आपको कोई म्यूचुअल फंड की तरह मंथली एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। हम प्योरली सक्सेस बेस्ड फी मॉडल फॉलो करते हैं, जहाँ पे आप एज एन इन्वेस्टर जब आते हो तो आपका पहला कैपिटल बनता है, प्लस आपको जो भी रिटर्न्स इंडिकेट किए वो रिटर्न्स बन जाती है।
एक बार जब आपकी पूरी रिटर्न बन जाती है, उसके बाद ही जो कमाई होती है वो लिक्विड लोन्स की होती है। तो अब यहाँ पे लिक्विड लोन्स का स्किन इन द गेम आ जाता है कि अगर लिक्विड लोन्स को पैसा कमाना है या लिक्विड लोन्स को स्प्रेड्स बनाने, तो दे हैव टू एंश्योर कि इन्वेस्टर पहला पैसा बनाए। और ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट आपके इन्वेस्टर अग्रीमेंट में लिख के मिलता है कि जब तक इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनता है तब तक लिक्विड लोन्स का कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस है, इवेंचुअली डिफॉल्ट्स कहीं ना कोई बोरोवर्स में तो हो गए। आप हमारे करंट डिफॉल्ट रेशियोज देखोगे तो 0.85% है, इंडस्ट्री में लोएस्ट है। एंड ये अगेन ग्रॉस एनपीएस है अपने। हमने इवेंचुअली हमारा जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का फर्स्ट क्रेडिट रेटेड प्लेटफॉर्म है जो क्रिसिल ने अगेन असेस किया है इवेंचुअली, जहाँ पे क्रिसिल ने कहा है कि उन्होंने हमारी बुक्स को इवैल्यूएट किया है, उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस को देखा है, जहाँ उन्होंने कहा है कि अब ये बुक पर अगर फ्यूचर में लॉस आना है तो वो लॉस 1.68 to 2.06% के बीच में होगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर प्लेटफॉर्म 23% कमा रहा है और फिर भी समझ लो कि क्रिसिल ने जो 2% एनपीए बोला है वो सच में हो जाता है। अब 2% एनपीए होने के बाद हमारी नेट रिटर्न हो जाती है 20%। इन्वेस्टर का तो पहला 8.5 से 9.5 के बीच में ही बनना है। अब इन्वेस्टर को अगर 9.5 कमाना है और 20% अगर प्लेटफॉर्म कमा रहा है, क्या वो इन्वेस्टर 9.5% अपना कमा सकता है? आंसर इज यस। अब ये 2% नहीं होके 4%, 6%, 8%, 10% का भी डिफॉल्ट हो जाता है। ये सिनेरियो में भी क्या इन्वेस्टर पैसा बना सकता है? द आंसर इज अगेन यस। सो ये हम इवेंचुअली इन्वेस्टर्स के साथ कंप्लीटली अलाइंड रहते हैं कि जब तक इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनता है तब तक हमारा कुछ नहीं बनता है। अब अगर हमें कुछ बनाना है तो वी हैव टू एंश्योर कि हम अच्छे ही बोरोवर्स को अंडरराइट करें, और अगर डिफॉल्ट्स भी हो रहे हैं तो वील वांट कि हम एकदम बेस्ट तरीके से उसको रिकवर करें, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर तो आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, पर मेरा जो परफॉर्मेंस है, मेरा जो रिटर्न है वो कंप्लीटली मेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि अगर मैंने खराब परफॉर्म किया, एनपीएस अगर बढ़ जाते तो सबसे पहला लॉस मेरा होगा, which I'll not want again. So we follow completely as an investor first approach, being 100% aligned to each and every investor. आप इन्वेस्टर जब आते हो, आपने ये तो समझ लिया कि अच्छे क्वालिटी बोरोवर से हम आपसे अलाइंड भी, बट फिर भी आपको अगर आप प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो वीडियो वांट कि अगर आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो आपका पूरा का पूरा 1 लाख रुपए सिर्फ कोई एक ही बोरोवर को चले जाए। आप बोलोगे कि नहीं, इसमें रिस्क है कि अगर पूरा का पूरा 1 लाख रुपए एक ही बोरोवर को चले गया और वो बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया तो मेरा तो पूरा 1 लाख चले जाएगा। इसको हम कैसे सेफगार्ड या मिटिगेट करते हैं? आप जब प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, आपको मिलता है ग्रैन्युलरली डिवर्सिफाइड पूल ऑफ बोरोवर्स, जहां पे आपका नॉट मोर देन 1% ऑफ योर इन्वेस्टेड कैपिटल कोई भी बोरोवर में लेट या एक्सपोज होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ इससे कि अगर आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका 1000 रुपए से ज्यादा कोई भी एक बोरोवर को नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपोजर मैक्स 1000 रुपीज ही होगा कोई भी पर्टिकुलर बोरोवर को। तो इससे आपको नियरली 150 से 200 बोरोवर्स ऑन एन एवरेज मिलते हैं। और अगर आप कह रहे हो कि 200 बोरोवर्स में से अगर 1% अगर डिफॉल्ट रेशियो भी है, एक बोरोवर भी अगर डिफॉल्ट कर लेता है, बाकी के 198 तो इवेंचुअली आपको फिर भी 23% पे हम कमा के दे रहे हैं, और उसमें से अगर आपको 9.5% की रिटर्न बनानी है, क्या आप बना सकते हो रिटर्न? द आंसर इज अगेन यस। अब मैंने अगर आपको कह दिया कि 150 से 200 बोरोवर्स मिलते हैं या फिर आपके फंड्स एलोकेट होते हैं, यू विल नॉट वांट टू ट्रस्ट मी, यू विल से कि आप मुझे बताओ कैसे मिल रहे, कहाँ मिल रहे। इसके लिए आपको एज एन इन्वेस्टर मिलता है कंप्लीट ऑनलाइन डैशबोर्ड, जिसपे आपको ये सारे 150 से 200 बोरोवर्स जहाँ पे भी आपके पास पैसे एलोकेट हुए हैं, आपको वो सारे बोरोवर्स की कंप्लीट डिटेल्स मिलती है। वो बोरोवर कहाँ काम करता है, क्या उसकी एज है, वो कहाँ रहता है, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, उसका लोन का टेनर क्या है, उसका फॉयर रेशियो यानी कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो। This helps us understand कि borrower कितना leveraged है eventually. So for example, अगर मैं 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी कमा रही हूँ और नियरली 40,000 की मेरी दूसरी EMIs है, मेरी शायद पर्सनल लोन की EMI हो, क्रेडिट कार्ड की EMI हो, लिक्विड लोन्स की EMI हो, और वो नियरली अगर 40,000 है, दैट मीन्स मेरा फॉयर रेशियो है 40%। दैट मीन्स कि मैं नियरली मंथली बेसिस पे कम से कम 60,000 रुपए ऑन एन एवरेज बचा रही हूँ। विच अगेन अगर 60,000 रुपए बचा रही हूँ और लिक्विड लोन्स अगर मुझे 40 से 45,000 का जीरो कॉस्ट EMI फाइनेंसिंग करता है, उसमें से अगर 4,000 रुपए की मंथली EMI है, क्या मैं पे कर सकती हूँ? मैं इजीली उसे अफोर्ड करके पे कर सकती हूँ। वो लोन क्या पर्पस के लिए था, बोरोवर की मंथली इनकम क्या है, बोरोवर का लोन अमाउंट क्या है, और मेनली आपका वो लोन में इन्वेस्टमेंट कितना है। लोन शायद 2 लाख रुपए का हो, बट आपका शायद 1000 रुपए से भी ज्यादा उसमें लगाना हो।
लोन शायद 50,000 का होगा, आपका शायद उसको सिर्फ 500 रुपए लगा होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको 24/7 रियल टाइम बेसिस में आपके पर्सनल डैशबोर्ड के थ्रू मिलती है। आपको एज एन इन्वेस्टर क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए प्लेटफॉर्म से। व्हेन यू कम ऑन द प्लेटफॉर्म एज एन इन्वेस्टर, आपको काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे यील्ड्स आपकी 8.15 से 9.5% के बीच में मिलती है। एज एन इन्वेस्टर आपको एक क्वाज़ी लिक्विड ऑप्शन मिलता है, जैसे कि पहले आदित्य जी से कह रहे थे कि आपको लिक्विडिटी आपको एक देखनी रहती है कि डेट प्रोडक्ट्स में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके लिए वो पैसा एक्सेसिबल है कि नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप हमारी निल एमएचपी या फिर निल मिनिमम होल्डिंग पीरियड या फिर हम जिसे जीरो मिनिमम होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, आपकी एनुअलाइज रिटर्न नियरली बनती है 8.15%। आप यही लिक्विड पैसा अगर आप लिक्विड फंड्स में आज लगाते हो, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स में आप लगाते हो, तो आपका रिटर्न नियरली 3 से 4% ही बनता है। और यहाँ पे नियरली आपका 2x बनता है, सेइंग एन एनुअलाइज्ड यील्ड ऑफ 8.15%, जहाँ पे ना आपका कोई एमटीएम लॉस होता है, ना आपको कोई वॉलेटिलिटी फेस करनी होती है। इन्वेस्टर्स जिनको थोड़ा और ज्यादा हायर टेनर के टूवर्ड्स और हायर रिटर्न्स की तरफ से, वो नियरली अपने 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, ये सारे ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो जहाँ पे आपकी रिटर्न्स 8.8 से 9.5% के बीच में बनती है। आखिरी जो 3 स्कीम्स है जहाँ पे 12, 24, 36 और ब्रैकेट में डबल एडवांटेज लिखा है, ये डबल एडवांटेज स्कीम्स आपको एक्चुअली लिक्विडिटी और आपको हायर रिटर्न्स दोनों का बेनिफिट देती है। अब जैसे कि 36 महीने का डबल एडवांटेज का ऑप्शन ले लीजिए। आप जब इन्वेस्ट करते हो तब आप 9% पे आपकी इन्वेस्टमेंट को रेट को लॉक इन कर सकते हो, जहाँ पे अगर आप पूरे 3 साल के लिए रहते हो तो आपका यील्ड बनेगा 9% एनुअलाइज। बट से अगर आपको शायद ईयर 1 में कोई इमरजेंसी आ गई, आपको वो पैसा निकालने की जरूरत पड़ गई, तब आपका उस पर रिटर्न बनेगा 7%। ईयर 2 में शायद आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको ईयर 2 में कभी भी पैसा निकालने की जरूरत पड़ गई, आपकी एनुअलाइज यील्ड बनती है तभी 8%। थर्ड ईयर में आप कभी पैसा निकाल रहे हो मेच्योरिटी के पहले, तब आपकी यील्ड बनती है 8.5%। तो इवेंचुअली अगर आप पूरे 3 साल के लिए रहते हो तो आपकी एनुअलाइज यील्ड बन जाती है 9%। दिस इवेंचुअली गिव्स यू अ एडेड बेनिफिट एंड एन एडेड एडवांटेज कि आप हायर रेट्स पे आपके इन्वेस्टमेंट लॉक इन कर लो, पर आपको किस दिन पैसे की जरूरत पड़ जाए या फिर अगर आपको विड्रॉ करने की जरूरत पड़ जाए, तो आप उसे इजीली विड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे लिक्विडिटी आपको T+2 वर्किंग डेज में मिलती है। ये सारे स्कीम्स में आपको मंथली पे आउट का ऑप्शन भी मिलता है। किसी को मंथली कैश फ्लोज चाहिए, रेगुलर कैश फ्लोज चाहिए, एवरी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ में आपके इंटरेस्ट पे आउट्स आपके बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं, तो आप मंथली पे आउट ऑप्शन ले सकते हैं। किसी को है कि ये एनुअलाइज्ड डील्स है तो मुझे री इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना है, आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन ले सकते हो, ताकि उसमें आपका एब्सोल्यूट रिटर्न थोड़ा बेटर बने, आप री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ले सकते हो। या फिर बेस्ट केस आप मंथली पे आउट ले लीजिए, और यही मंथली पे आउट से आप इक्विटी में SIPs भी करवा लीजिए। सो इवेंचुअली आपको ये सारे ऑप्शंस प्लेटफॉर्म के थ्रू लिक्विड लोन्स के थ्रू इवेंचुअली मिलते हैं, जहाँ पे आपकी रिटर्न 8.15 से 9.5% के बीच में बनती है। एंड ये इवेंचुअली ऐसे सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप रिस्क नहीं बढ़ा रहे हो अपनी, क्योंकि अगर आप HDFC बैंक के थ्रू, अगर आप HDFC बैंक के FD में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा कहाँ लगा रहा है, वो लगा रहा है रिटेल बोरोवर्स। बजाज फाइनेंस की एफडी करते हो, बजाज फाइनेंस पैसा कहाँ लगा रहा है, बजाज फाइनेंस पैसा लगा रहा है रिटेल बोरोवर्स में। आप ही को और मुझे इवेंचुअली क्रोमा और विजय सेल्स के थ्रू जीरो कॉस्ट EMI ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर वही सारे सेम बोरोवर्स को लिक्विड लोन्स भी अगर ऑफर कर पा रहा है, जीरो कॉस्ट EMI प्रोपोजिशन, और ये सारे गुड क्वालिटी बोरोवर्स है। एंड इंडस्ट्री में आप HDFC बैंक ले लीजिए, बजाज फाइनेंस ले लीजिए, ये ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स है जिनके NPAs हमेशा ही कम रहे अक्रॉस द इंडस्ट्री। एंड दैट इज व्हेयर वी आर सेइंग कि अगर रिटेल में NPAs हमेशा कम होने वाले हैं, तो आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलना चाहिए जिसमें आपको प्योरली ऐसे रिटेल बोरोवर्स को एज एन अंडरलाइंग आपको एक्सपोजर मिले, आपको एक डिवर्सिफाइड पूल मिले, जहाँ पे आपको कभी भी किसी कोई बोरोवर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप एक बार आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वाया दी ऑटो इन्वेस्ट ऑप्शन, आपके पैसे ऑटोमेटिकली ये सारे बोरोवर्स में एलोकेट हो जाते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्लेटफॉर्म अपना स्किन इन द गेम रख रहा है कि प्लेटफॉर्म का कुछ भी पैसा नहीं बनेगा जब तक एज एन इन्वेस्टर आपका पैसा नहीं बन रहा है। और अगर प्लेटफॉर्म आपको ये कंफर्ट या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म को कुछ पैसा बनाना है, तो वो इंश्योर करेगा कि इन्वेस्टर का पैसा बनेगा, तो दे विल ऑलवेज एक्ट इन गुड इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर्स, सो दैट इन्वेस्टर का पैसा बने और प्लेटफॉर्म का भी बने इवेंचुअली। अगर आप अक्रॉस डेट प्रोडक्ट्स भी कंपेयर कर लोगे टुवर्ड्स रिस्क एंड मैट्रिक्स,
तो भी आप एफ ले लीजिए, बॉन्ड्स एंड एनसीडीज ले लीजिए, डेट फंड्स ले लीजिए, रिटर्न्स ऑन दी हाईएस्ट एंड है। आज अगर आप 12 महीने की एफडीज में करते हो, आपको नियरली 4-4.5% अच्छे बैंक्स में रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आपको नियरली 9.5% की रिटर्न्स मिलते हैं अगर आप 12 मंथ्स के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। अगेन बाकी सारे ऑप्शंस में भी दी रिटर्न्स आर नियरली 2x ऑफ व्हाट यू गेटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑप्शंस। लिक्विडिटी मीडियम टू हाई है, टिल डेट 100% सक्सेस रेट। जिस भी इन्वेस्टर ने लिक्विड स्कीम में इन्वेस्ट किया है, हमारी जीरो मिनिमम होल्डिंग पीरियड ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है, मार्च और अप्रैल 2020 के टाइम पे भी जो इन्वेस्टर्स ने पैसे विड्रॉ किए हैं, वो टाइम पे भी सारे के सारे इन्वेस्टर्स, एक भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसको अपना पैसा T+2 वर्किंग डेज में नहीं मिला, ना कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने अपना पैसा तोड़कर पैसा लिया है। तो इन्वेस्टर ने जब विड्रॉ किया है, उसका कैपिटल प्लस उसका पूरा का पूरा रिटर्न उसे हमेशा ही मिला है। And this is like one of the only peer-to-peer platform to even say that कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी नियरली हमारे 14,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं आज तक एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जिसने 1 रुपया भी हमारे प्लेटफॉर्म पर तोड़ा है। 100% सक्सेस रेट है फॉर ऑल दी इन्वेस्टर्स टिल डेट टू अचीव देयर कंप्लीट रीच। हमने अगर 9.5 आपको इंडिकेट किया है, ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं जिसने 9.5 से कम बनाया होगा। लिक्विड ऑप्शन में अगर आपने 8.15 पे इन्वेस्ट किया है, एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं जिसने उससे कम बनाया होगा। अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट हाई है क्योंकि हम नहीं कमाते जब तक आपका पैसा नहीं बनता है। डिवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी हाई, नॉट मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल इज एक्सपोज टू एनी वन पर्टिकुलर बोरोवर। क्रेडिट रिस्क लो है क्योंकि हम सिर्फ टॉप नीश क्वालिटी बोरोवर्स को ही सर्व कर रहे हैं जिनका एवरेज क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है। टायर 1 टायर 2 लोकेटेड बोरोवर्स है जिनकी सैलरी अच्छी है एंड ये भी स्पेसिफिकली जीरो कॉस्ट ईएमआई लोन ले रहे हैं, ना कि क्योंकि इन्हें लोन चाहिए, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पेमेंट कन्वीनियंस मिलती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क निल है क्योंकि मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस ऊपर या नीचे हो जाए, उससे आपने जो इन्वेस्टमेंट रेट पे जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। आप आज इन्वेस्ट करोगे 9.5 की रेट पे, आपको 12 महीने तक 9.5 ही मिलेगा। 6 महीने बाद लिक्विड लोन्स कम या ज्यादा ऑफर कर रहा है, आरबीआई की बेंचमार्क रेट ऊपर या नीचे हुई है, उससे आपकी आज की इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट आता नहीं है। इंटरेस्ट रेट रिस्क निल है। एसेट क्लास एक्सपोजर purely retail based catering to prime retail borrowers. Asset class history low है, but अगर आप as a business model देखोगे तो ये वही है जो हमारे इंडस्ट्री लीडर्स काफी टाइम से करते आ रहे हैं। टाइम टेस्टेड मॉडल है और वो सेम मॉडल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। यील्ड्स आपकी नियरली 8.15 to 9.5% के बीच बनती है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स। आज के टाइम का इन्फ्लेशन ही 5 से 6% है, तो अगर आप 4% की एफडी में लगा रहे हो तो आप प्रैक्टिकली -1% रिटर्न बना रहे हो। यहाँ पे आप नियरली 3 से 4% से भी बेटर आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो। प्लेटफॉर्म के स्टैटिस्टिक्स टू गिव यू एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, हमने नियरली आज तक 620 करोड़ का डिस्बर्सल किया है। नियरली 1,80,000 जितने बोरोवर्स है, नियरली 13,600 प्लस इन्वेस्टर्स एज ऑन 30th ऑफ सितंबर, जिनमें हमारा अगर आप ग्रॉस डिफॉल्ट भी देखोगे तो 0.85% है और एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जिसको ये डिफॉल्ट पास हुआ है क्योंकि वो डिफॉल्ट पूरा का पूरा हमारे स्प्रेड में से ही एब्जॉर्ब हुआ है। जिस भी इन्वेस्टर ने आज तक विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस की है, मंथली पे आउट्स लिए है, 100% सक्सेस रेट है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जिसको विड्रॉल लेट मिला हो या फिर मंथली पे आउट लेट हो। एवरेज यील्ड जो प्लेटफॉर्म बनाना है दैट इज नियरली 23 to 24%। दैट मींस दिस गिव्स यू एन एडिशनल कंफर्ट कि अगर आपको एज एन इन्वेस्टर 9.5 ही कमाना है तो जितना ज्यादा स्प्रेड है इवेंचुअली दैट बेटर फॉर यू। के एनपीएस अगर कभी बढ़ते भी है तो वो इवेंचुअली लिक्विड लोन्स के स्प्रेड से जा रहे हैं। रिन्यूअल परसेंटेज अगर आप देखोगे जो यहाँ पे 89% लिखा है, अब जबकि लॉक इन स्कीम्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो जब भी मेच्योरिटी के लिए आते हैं नियरली 89% बाय वैल्यू। तो अगर 100 रुपए मेच्योरिटी के लिए आ रहा है, 89 rupees of the investments is always getting renewed on continuous basis and eventually investors का ये confidence रहा है कि पिछले इतने टाइम में भी जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए वो अपने इन्वेस्टमेंट्स हमेशा रिन्यू कराते जा रहे हैं, ना कि विड्रॉ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में से। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको अगेन लिख के मिलता है, वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म एंड वेयर अगेन till date all of our investors have made complete yields till date without facing any form of losses or facing any form of MTM losses or any volatility on their investments. This in nutshell what liquid loans is. Just to again rebrief on क्या yields है, क्या schemes या investment options available है। आपके पास nearly 3 तरह के options है। एक आप
प्योरली लिक्विड ऑप्शन ले लीजिए जहाँ पे आपके पास विड्रॉल करने की फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट T+2 वर्किंग डेज में ऑनर की जाती है। आपकी नियरली उस पर यील्ड बनती है 8.15%। आपके पास प्योर लॉक इन ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, जहाँ पे आप प्री मेच्योरली विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने 24 महीने में 9.3% एनुअलाइज यील्ड पे पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको पूरा 24 महीना प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ेगा, उसमें आपको प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं मिलेगा। कोई इन्वेस्टर है जिसका टेनर है कि मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ पर फिर भी मुझे लिक्विडिटी का ऑप्शन मिलना चाहिए, उनके लिए है नीचे की 12, 24 और 36 महीने वाली डबल एडवांटेज स्कीम्स, आप जहाँ पे हायर टेनर में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर अगर आपको विड्रॉ करना है, आपको विड्रॉल की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। आपको ये सारे ऑप्शंस में मंथली पे आउट का ऑप्शन भी मिलता है। आप मंथली पे आउट ले लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में एवरी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको क्यूमुलेटिव ऑप्शन लेना है, आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन ले लीजिए। एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी और टेनर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको पैसा विड्रॉ करना है या फिर आपको पैसा रिन्यू करवाना है। Aditya ji, this is what I wanted to speak on the proposition. I'd like to make it more of an interactive session जहाँ पे किसी के भी questions हो, doubts हो, I'd be more than happy to take them. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू दिव्या जी। मैं सब पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है और क्या मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? सो सर मिनिमम इसमें अपना 50,000 रुपीज से स्टार्ट होता है, मैक्स आप 50 लाख तक जा सकते हो पर पैन। आपके HUF अकाउंट्स है, आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स है, पार्टनरशिप फर्म्स है, LLPs है, आप ये सब के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टर्स जिन्हें कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना है, उनके लिए हम एक SIP ऑप्शन भी ऑफर करते हैं जहाँ पे 2 स्कीम्स है। आप या तो पहला लमसम 50,000 कीजिए, फिर उसके बाद आप मिनिमम 5,000 के SIP से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि लिक्विड ऑप्शन में होती है। तो आपको हमेशा वहां पे कभी भी पैसे निकालने की आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है। दूसरा है कि अगर आप 50,000 का लमसम नहीं कर रहे हो तो आपको मिनिमम 20,000 की SIP से स्टार्ट करके मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वो SIP करनी होगी। तो SIP का ऑप्शन भी है जहाँ पे अगेन आप एज एन इन्वेस्टर आप NASH रजिस्टर कर लेते हो और वो पैसा डायरेक्टली आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहता है आपकी स्पेसिफाइड डेट पर। ग्रेट ग्रेट। और कोई क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे एक क्वेश्चन है, ये जो आपने यील्ड्स दिए हैं ये फिक्स्ड है कि ये इंक्रीज भी हो सकते हैं? हेलो दिव्या जी, आपका अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है आपका। कुछ टेक्निकल इशू है। यस प्रसाद जी, आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। Am I audible, Aditya ji now? यस 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 या सो सर ये सारी रिटर्न्स आपकी फिक्स्ड रहती है। आप जो भी सपोज आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो ये कोई भी ऑप्शन में, तो आपको यही यील्ड्स मिलेगी। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इवेंचुअली अगर आप फ्रेश फंड्स लेके आते हो उस पे आपकी रिटर्न्स अलग हो सकती है। वो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो वो टेनर के लिए आपकी रिटर्न फिक्स हो जाती है। तो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो 3 महीने की, 0.8 बनेगा 3 महीने के लिए। आज आप अगर 12 महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका 9.5% बनता है। तो आपकी जो भी रिटर्न्स रहती है वो फिक्स्ड आपको यहाँ पे। ओके ओके। और मुझे एक क्वेश्चन है, इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क एज इन री इन्वेस्टमेंट रिस्क है क्या? फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में, RBI ने बढ़ा दिए समझो रेपो रेट वगैरह, तो क्या ये जो यील्ड्स इंडिकेटिव है तो वो इंक्रीज होगी क्या? क्योंकि अगर किसी बंदे ने 36 मंथ्स का टेन्योर पे 9% पे लॉक कर दिया पैसे, हाँ 9% पे उसने ये कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे उसको तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क आ गई ना, मतलब अगर इंक्रीज होते हैं तो।
अग्रीड सर, बट अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो जैसे देखोगे कि आरबीआई की रेपो रेट करंटली जो 4% की थी, अब वो 4 से कभी भी 7% या 8% नहीं होने वाली, ज्यादा से ज्यादा 50 बिप्स ऊपर या नीचे होगी। उसके अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो काफी बेटर आर्बिट्राज आपको ऑलरेडी ही यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आपको नियरली 2.5 टाइम्स ऑफ आपकी रिटर्न्स ऑलमोस्ट उसमें ज्यादा है। तो आपको ऐसा एकदम ऐसे इंटरेस्ट रेट रिस्क का स्पेसिफिकली नहीं आता है। बट अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि आप जिस दिन जो टेनर पे इन्वेस्ट करते हो, आपको उस दिन जो रिटर्न मिल रहा है आपके वो टेनर के लिए फिक्स हो जाती है। 6 महीने बाद अगर रिटर्न इंटरेस्ट रेट एकदम ही बढ़ जाते हैं मार्केट में, तब इवेंचुअली अगर हमें भी अपनी रेट इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी तो वो सिर्फ फ्रेश फंड्स पे एप्लीकेबल रहती है। एंड सिमिलरली अगर हम आगे जाके कम भी करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट, तो वो सिर्फ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पर ही एप्लीकेबल रहती है, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में कुछ भी चेंज नहीं होता है। आप जो आज लॉक इन कर रहे हो रेट पे, वो रेट ही आपको आपके टेनर के लिए मिलेगा। एंड अगेन, सो जस्ट टू रीआइटरेट एज आई वाज सेइंग कि मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो में अब ये कभी नहीं होगा कि जो आपको पहले 7% 8% जो अच्छे बैंक्स की एफडीज पे मिलता था, द टाइम हैज गॉन जब आपको ऐसे रिटर्न्स अब ये सारे नॉर्मल ऑप्शन से मिलने वाले हैं। ग्रेट ग्रेट। प्रसाद जी, क्वेश्चन आपका। या हेलो मैडम। हाय सर। एक्चुअली जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टर को मतलब इन्वेस्टर का जैसे पैसा नहीं बनता है तब तक आपका मतलब आपका भी पैसा नहीं बनता, इक्विटी लोन्स का पैसा नहीं बनता। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन है, ये कैसे बनता है, मतलब उसके बारे में आप थोड़ा आइडिया बता दीजिए। और सेकंड थिंग, इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्चुअली जो आपने बताया वो आइडिया तो प्रॉपर है, मतलब जैसे आपने बोला कि आपने प्रॉपर बोरोवर उससे उसके थ्रू हम लोग मतलब दैट इज ओके, मतलब वो समझ गया। फिर भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को कितना इसमें रिस्क इन्वॉल्व है इन केस इन फ्यूचर ऑल्सो, कि अगर इसमें मतलब कितना चांस है ये होने का। और दूसरी बात तो अगर आप जो बोल रही है कि 9.5 तक मिल सकता है एट मैक्सिमम एज पर द फिक्स रेट, मतलब उससे भी ज्यादा मिल रहा है, ओके। तो इसमें और कितना चांसेस है कि रिटेल इन्वेस्टर को इसमें ज्यादा परसेंटेज में फायदा मिल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एज अ रिटेल इन्वेस्टर को इसमें कितना अमाउंट का परसेंटेज मतलब ये मिल सकता है इंटरेस्ट। Surely. So I'll also divide this into like two parts. एक पहले जहाँ पे इसमें specifically risk point of view से हमें क्या देखना चाहिए. So overall because sir ये lending ecosystem, so lending में सबसे बड़ी चीज आती है आपकी credit risk. And again, so credit risk में भी आप देखोगे तो काफी filtrations हो गए कि पहले जहाँ पे आपको corporate और retail में bifurcate करना था, तो हमने वो already एक retail pool choose कर लिया. अब retail में भी हम हमें जब bifurcate करना था, तो हमने कहा उसके भी top क्वालिटी वाले बोरोवर्स ही ले लेंगे। So, इसमें सबसे मेन रिस्क रहती है कि आप किस तरह के बोरोवर्स को एलोकेट कर रहे हो अपने फंड्स, विच वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट। सेकंड लेवल कि अगर हमने अच्छे बोरोवर्स चूज भी कर लिए, तो उसमें वी आर सेइंग कि आप फिर भी उस पर कॉन्सेंट्रेटेड बेट मत लो, आप डिवर्सिफाई करो अपना पोर्टफोलियो, विच वी आर हेल्पिंग यू टू डू। Future also going ahead, the only metrics which is again important for you to track is कि प्लेटफॉर्म के एनपीएस कितने रह रहे हैं और प्लेटफॉर्म कितना स्प्रेड बना रहा है। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म ही डिसेंट स्प्रेड्स नहीं बना रहा है सर, तो नो मैटर बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा हो, बोरोवर्स कितने भी अच्छे हो, अगर कल प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो फिर आप और ऑल्दो ये अगेन अपना ट्रस्टी एंड एस्क्रो मैकेनिज्म है जहाँ पे प्लेटफॉर्म के पास पैसा रहता नहीं है, बट यू एज एन इन्वेस्टर वुड वांट कि अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट करके मुझे सेफली एक फिक्स रिटर्न मिलना चाहिए, मेरे को रिकवरी नहीं करना है जाके, मेरे को कलेक्शन नहीं करना है, मेरे को चाहिए कि अगर लिक्विड लोन्स के थ्रू इन्वेस्ट किया तो लिक्विड लोन स्टेबल होना चाहिए कि वो पैसे मेरे रिकवर कर पाए, वो बोरोवर्स ढूंढे और डिफॉल्ट हो रहे तो भी वो अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाए। तो अगर आप प्लेटफॉर्म पर भी सर देखोगे, प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी पे वी आर द ओनली पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म टू बी अ प्रॉफिटेबल एंटिटी। सो नियरली हमने जब ये बिजनेस पिछले 3.5-4 साल से स्टार्ट किया है, कोई भी पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि प्रॉफिटेबल है। सो इवेंचुअली दैट आल्सो शोज कि हमारा विजन लॉन्ग टर्म है, वी वांट टू स्केल दिस अप। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो इवेंचुअली बिजनेस प्लेटफॉर्म भी सस्टेनेबल होगा। बिजनेस प्लेटफॉर्म सस्टेनेबल है तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी इनटू considered into picture. I couldn't I believe the second question was towards कि
रिटर्न्स का कैसे हो सकता है। सो सर आपकी जो मैक्स रिटर्न्स है वो आपकी यही बन सकती है, इससे ज्यादा ये प्लेटफॉर्म पर आपको कोई और दूसरा स्कोप नहीं मिलता है। आपकी जो भी रिटर्न्स है ये रेंज के बीच में ही, आप जो भी टेनर चूज कर रहे हो आपकी उतनी ही रिटर्न्स बनेगी, इससे ज्यादा बनने का कोई भी स्कोप नहीं है। बिकॉज व्हाट वी बिलीव सर इज कि डेट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपका मेन फोकस होता है कि कैपिटल सेफ रहे, रिटर्न्स इतनी बने ताकि इन्फ्लेशन बीट हो जाए। और अगर आपके ये दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं विद द फैक्ट कि आपको एडेड लिक्विडिटी मिल रही है, देन इवेंचुअली इससे ज्यादा कोई सुपर अल्फा आप डेट प्रोडक्ट्स में नहीं जनरेट कर सकते। हाँ, देन अगर आपको डबल डिजिट रिटर्न्स और ये सब चाहिए, यू हैव अदर प्रोपोजिशंस लाइक आप रियल एस्टेट में कर लीजिए, जो अगेन अपना रिस्की है, वहां पे आपको डबल डिजिट रिटर्न्स ही मिलेगा विद कम्स विद एन एडेड लेयर ऑफ रिस्क। सो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपका रिस्क एंड एकदम लो हो और आपको रिटर्न्स डिसेंटली मिले यहाँ पे, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिलीवर। सो वी डोंट प्रॉमिस यू कि आपको हम आपको डबल डिजिट रिटर्न्स बनाए फिर आपको बोले कि अरे आपका तो इतना ही बन सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट वी बिलीव इज कि हम जो कमिट कर रहे हैं वी शुड बी एबल टू डिलीवर दैट टू आवर इन्वेस्टर्स। Prasad ji, please let me know if I missed any of your specific question. I guess आपने तीन questions कुछ पूछे थे, but I believe this should like. Initially मैंने एक question. Thanks for this good information. But मेरा एक question था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि इन्वेस्टर को पैसा नहीं बनता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता, राइट? जैसे मतलब आप आगे नहीं जाओगे। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बता दोगे तो भी अच्छा रहेगा थोड़ा, क्योंकि आपने जो पॉइंट बताया वो डेफिनेटली। सो जस्ट टू कवर ऑन दिस पार्ट, सो बेसिकली सर इसमें कैसे होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप जब पैसे लेके आ रहे हो तो वो पैसा लिक्विड के पास नहीं आ रहा है, वो पैसा एस्क्रो अकाउंट के थ्रू फ्लो हो रहा है जो बोरोवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम बोरोवर्स चूज कर रहे हैं और बोरोवर जब रीपे कर रहे हैं वो पैसा भी एस्क्रो अकाउंट में आ रहा है which belongs to our investors। अब अगर ट्रस्टी उसे मैनेज कर रहा है और अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दे दूं कि इन्वेस्टर ने सपोज 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें सपोज उसका 9.5% रिटर्न बनना चाहिए, दैट मींस एस्क्रो में जब तक 109.5 रुपीज नहीं आता है, दैट मींस एडिशनल कुछ भी स्प्रेड नहीं हुआ। बट अगर मैं 23% कमा रही हूँ ये सबवेंशन के थ्रू, जो मुझे डिस्काउंट्स के थ्रू मिल रहा है मेरे वेंडर पार्टनर्स के थ्रू, जिसके थ्रू मैं जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन सोच कर, दैट मींस बोरोवर ने जब रीपे किया मेरे एस्क्रो अकाउंट में नियरली 123 रुपए आएंगे। 123 में से पहले 109 रुपए इन्वेस्टर के बनने चाहिए थे, अब 109 रुपए वो ट्रस्टी इन्वेस्टर के लिए अलग से निकाल लेगा। ऊपर के जो पैसे बचते हैं नियरली अपना जो 14 रुपीज है, अब वो 14 रुपीज में डिफॉल्ट भी आ गया सपोज 1 रुपए का, 13 रुपए वो लिक्विड लोन्स को तभी मिलेगा जब वो इन्वेस्टर को 109 रुपए मिला। सो इवेंचुअली एनपीएस जो है वो पहले मेरे स्प्रेड में से जाते हैं, तो ट्रस्टी मुझे सिर्फ वो 13 रुपए जितना स्प्रेड है वो मुझे तभी ट्रांसफर करेगा मेरे बैंक अकाउंट में जब इन्वेस्टर का रिटर्न प्लस उसका कैपिटल बना, नहीं तो ट्रस्टी मुझे वो फीस ही, मुझे वो पैसा देगा ही नहीं मेरे अकाउंट में जब तक इन्वेस्टर का उसमें नहीं बना है पूरा। ओके, गुड कॉन्सेप्ट जी, थैंक यू। यस, थैंक यू प्रसाद जी। किरण जी, क्वेश्चन आपका। गुड आफ्टरनून सर एंड मैडम। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है मेरी? यस यस जी सर। जी हाँ मैम। हाँ मैम, एक तो आप तक पहुंचना कैसे है, सेकंड थिंग, दूसरा मतलब अभी सर के वेबिनार की वजह से मिल रहे हैं, बराबर है, तो बाकी आपसे रीच कैसे कर सकते हैं। और सेकंड थिंग्स, अगर समझो मतलब एक्चुअली आई एम इन मतलब एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ, मतलब रियल एस्टेट में भी हूँ, LIC में भी हूँ, तो एजेंट का वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का पर्पज है, अगर इन्वेस्टमेंट मैं खुद करूँ या मैं इन्वेस्टर्स ला सकूँ, तो जो इन्वेस्टर लाते हैं उनके लिए कुछ अलग प्रोविजन है, परसेंटेज है, या फिर क्या किस तरह कोई सिस्टम है आपके पास? तो सर हम ये क्वेश्चन अगेन वी कैन जस्ट टेक इट ऑफलाइन विद आदित्य जी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। आई बिलीव Aditya sir, if you can just share out a link where people can sign up on their own and get themselves registered. So वो एक chat box में भी मैं link share करवा देती हूँ जहाँ पे investors खुद को जाके register कर सकते हैं हमारे website के through and वो automatically अपनी investment journey वहीं से start कर सकते हैं सर। यस, सो मैंने लिंक शेयर की है और ये दसरा स्पेशल ऑफर है। ये लिंक के थ्रू अगर आप क्रिएट करते हो अकाउंट तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे हो, क्योंकि ये मेरे एफिलिएट लिंक है और फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर। और किरण जी, आप जैसे ही अकाउंट क्रिएट करते हो ऑफलाइन हम
जो भी आपकी क्वेरी थी उसके ऊपर बात करेंगे। ये कर सकते हैं, मतलब आपका जो क्वेश्चन था वैसे Okay. यस Thank you, sir. Thank you. यस, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस? प्रशांत जी ने हाथ ऊपर किया है। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Madam, how can I proceed further? This is through online or offline, madam? I want to invest for my parents. Sure. So, sir, it's an online process. You'll have to just keep your KYC documents handy. So, like if you're doing it for your parents KYC documents handy, like a PAN, address proof, banking details, email address, and mobile number. These are the documents which we require. You have to register and sign up online via the link which Aditya sir would have shared in the chat box. If you just click on the link, it takes you to Liquid Loans' website where you can create your account directly. Uploading these documents, and your account is automatically created there. You also receive an investor agreement on your registered email address, which you have to sign it using an OTP. So these are only the 2 steps which you need to complete to start investing via Liquid. Funds can be transferred in offline and online mode. Sorry, you can do fund transfer via net banking, IMPS, check payments, RTGS, and NEFT payments as well. Okay, ma'am. So my parents are not well versed with technology, now, madam. So behalf of my parents, I can do everything. Yeah, so you can do. So you will have to upload their documents. You will have to create a registered email address which they will be receiving. And as I said, so the agreement signing is only via, like, you have to just enter in the OTP which should be received on the registered email address. So it's an hassle-free process for you, so that will not affect any of the processes. So you can do it on their behalf. You can do it on their behalf, sir. Okay. Thank you. Awesome. ग्रेट। प्रशांत जी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑफलाइन। अगर आप हैप्पी रिच ग्रुप में हो, मेरा नंबर है, सो आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे आप पेरेंट्स के लिए कर सकते हो। Sure, sir. या आकाश जी, आपका क्वेश्चन। Hello. Yeah, Akash. Yes, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, I was sir. going through, as per what you have displayed, the maximum interest is earned by the 12 months minimum holding period. Absolutely, sir. So, how is it different from the 24 months and 36 months double advantage? Because there you are, here only the lock-in is happening at 9.5%. So if I rotate this money every 12 months, provided your interest rate does not go down, I will benefit by the 12 months period, right? So, sir, I mean, if you actually look in this scenario, that will never be the case, that you will always have 9.5% as an offering. So, again, just to give you a brief understanding, when we started 4 years back, we were offering 12%, and that time macro rates were also high. Now, in past 1.5 years, the macro rates itself has gone so low that eventually our yields have also come down. So, when you are trying to invest in a higher tenor, you free yourself from the reinvestment risk. So, say that if your vision is, if your tenor is that you want to stay invested on the platform for say 3 years. Now, if you're doing a 12-month option, today you're getting 9.5, but 1 year down the line, you might also get 8.5 or 8%, or could be 10% as well. So that is the risk which you are taking, that it could be higher or it could be lower eventually. And again, in the most prominent scenarios, it would be on the lower end. Because as the platform will achieve its performance, platform will have its own vintage, the risk premium which will attach the company will obviously go down over a period of time. So then if you're saying if you're having a higher visibility, you should lock in your yields and at a better, even at a 9% rate for a 3 year, so that now you are not worried that 12 months down the line, even if Liquid Loans is offering 8%, you are still making 9% for 3 years. Because my understanding is that longer the period, even the mutual funds will offer you a better returns. I mean, if we go for 3 years, 9% is something that mutual fund can always return. So shorter term is the problem. So I mean, completely you can have your choice. Just to like answer your point,
in your in case like then if you are saying I'm going to stay invested in liquid loans for 3 years, there if you're taking a 12-month option, then you are taking a reinvestment risk that I have to roll on the money two times. Now in that 2 times, the yields could be in a very different scenario. And also for mutual funds, sir, today if you invest even in the credit risk fund, which is on the highest risk end of the debt category as well, there also today you are making 5.5% on YTM basis. So even if your riskiest of riskiest funds is also not offering you anything tops of 6%. And also, thing, please go ahead. Please go ahead. And also in debt funds, so eventually when the interest rate cycle reverses, you will practically see losses because eventually the prices of the corporate paper and interest rate works inversely. So the moment the interest rate starts moving up, you will have negative NAVs coming in your debt fund portfolio. Okay. Second question, ma'am. I mean, like once this investment is done, what is the documents that remain with us saying that this investment is done and we are going to get these returns? Sure. So one is you get an investor agreement, so which is perpetual in nature. So when you sign up on the platform for the first time and you're doing your first investment, you sign up for an investor agreement. So that is there defining your understanding with the platform. Secondly, you get an online dashboard through which you can track your investments on real-time basis. So say if you're investing in a 6-month option at 9.3%, you will get a complete view of your investment is say 1 lakh is invested at 9.3% on so and so date. And the accrual also, because these are annualized yields, your interest accrual also happens daily. On the other note, you can have your statements downloaded, which gives you a complete understanding of line by line item wise that this is your investment at this rate, done on this date, maturing on this date. So you can have a statement downloaded for yourself. Monthly basis, Liquid Loans also shares out statements to each and every of its individual investor via on their registered email address. So you get a monthly statement from Liquid Loans, which gives you a communication that even if you're not tracking it online, you at least have a monthly statement which you can see that how what is the yield, what is the return you have approved. At the end of the year, you also get an annual tax statement to file up for your taxes as well. Okay. Now, my question was now what I have understood, and tell me if I've understood correctly. There is a total zero risk to the capital in this particular plan, since you are covering the entire risk. Am I right? Absolutely. So, sir, again, okay. If I had to put it theoretically, if I had to put, say, you are coming on the platform and I allocated your funds between 200 good borrowers, and say something happened and all 200 on day one started defaulting, which again, if that would have been the case with Liquid Loans, that would have been again across the industry because the entire industry is dealing with the same set of borrowers. Then eventually, because say if everyone ends up coming and saying, I'm not gonna repay on day one itself, that is where you don't make up your capital eventually. But as I said, again, it's a theoretical thing, which again, but to even clarify your point, I'd like to place this also. Okay. Because since the money is placed in the escrow account which belongs to IDBI Bank, what was my question was, I thought that, I mean, like, if it's totally risk averse, is it that the returns are guaranteed by IDBI Bank, or I mean, at least the principal amount, the certificate that we would get is from IDBI Bank, or it's be from you? Sir, it comes via Liquid Loans, and again, sir, no investment can be a guaranteed product. So if you look any SEBI or RBI regulated product, except the bank FD, which has a guarantee of, again, it's not even a guarantee, it's an insurance of 5 lakh rupees only when the bank is paying the insurance premiums. If you took if you go for a Bajaj Finance's FD also, they cannot guarantee you any form of capital return or any form of return as a guarantee, because regulations don't allow any of the NBFCs to guarantee any form of returns. What you have to actually look at is what is the possibility of you losing your money on a platform, and that is what should be more concerned and more looked for. So here where we are saying that firstly, if you are dealing with a safer set of underlying, and because there's also an escrow and trustee in place, so that like the thing which can happen in DHFL case, or say for a PMC bank, where funds were misutilized or funds were siphoned off, you don't face to such risk because Liquid Loans is never having your money to siphon off to misuse it for some other purposes. So you at least free yourself from that risk. Then only risk remains is what sort of borrowers are getting approached and approved. That again helps you understand
understand with what NPAs which we are having. So till date, again, as on today, we stand at 0.85% of gross NPAs. We have got our entire pool also evaluated by CRISIL, and again, it's the world's first peer-to-peer platform to even have anything like a assessment done by a ratings company, where they has given an expected loss of 1.68 to 2.06%. They are saying in the worst of scenarios, you will see an NPA of 2%. If I'm making 23% and 2% of losses are expected, out of 21%, can't you make your first 9.5%? So what you should look at is what is the possibility of you losing your funds on the platform. Okay, so if you have the records, ma'am, what is the NPA percent from where we can say that, okay, after this percentage, your principal will start getting eroded, like maybe 5%, 6%? What is that NPA percentage? The entire spread of 12 to 13%. Okay, so moment it crosses 10%, then that's the alarming figure. You mean to say? That's where your investor returns start getting eroded. For your principal to erode, I need to have NPAs as high as 23% to 24%. Okay. So And unless you question, are saying, yeah, sure. Yeah, one last question, ma'am, if you are comfortable, how are you better than Lendin? Because they are, there you can make at least 15 to 17% if everything goes on well. So, and here maximum we are going to make about 9.5%. So what is it that you would place yourself above them? Sure. Divya ji, can I answer this question? उसके बाद yeah, sure, absolutely. देखिए, हर एक आकाश जी, हर एक इसका ना प्लेटफॉर्म का ये फीचर्स अलग है. अगर मैं लिक्विड लोन्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको लिक्विडिटी है बहुत ज्यादा. और लिक्विडिटी के हिसाब से आप इसको देखिए, मतलब ऐसा कोई डेट प्रोडक्ट होता नहीं है या कोई शेयर इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं है जहां पे आपको सेफ्टी है और लिक्विडिटी भी है. तो आप देखिए यहाँ पे अगर डबल एडवांटेज प्लान में आप इन्वेस्ट करते हो फॉर 3 years 36 months, 9% आपके यहाँ पे मिलने की मतलब गारंटीड तो ये शब्द यूज करना अलाउड नहीं है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, लेकिन 9% आपको मिल रहे हैं और आपको पैसे की जरूरत है तो 7% मिल रहे हैं. तो ये रिटर्न्स आपको कहाँ पे मिलेंगे मार्केट में? लेन देन में आपको ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली पैसे निकाल नहीं सकते हो. अगर आप गोल्ड प्लान उनका जो है उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो रोटेट होते रहेगा पैसा आपका. और अगर आपको निकालना भी है, आपने डिसकंटिन्यू किया, फिर भी आपको 3 से 6 महीना लगेंगे आपके पैसे आने के लिए. सो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है वहां पे, जो कि कॉम्पनसेटेड बाय द हायर रिटर्न्स. सो ऐसा है. और सेकंड क्वेश्चन में जो आपका था इसका मतलब बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी वो मन में है, लोगों के मन में कि डिफॉल्ट कितना, एनपीए कितना. तो मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ. आपको ट्रैक करना चाहिए एचडीएफसी बैंक जो लिस्टेड कंपनी है और कोटक बैंक जो लिस्टेड कंपनी है, उनके एनपीएस कितने हैं. एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक किनको ये देते हैं, लोन्स देते हैं 700 से जिनका ये ज्यादा है, अपना सिविल स्कोर ज्यादा है और फायर स्कोर बिटवीन 40 to 60% का है, उनको लोन्स देते हैं. उनका एनपीए कितना है? 1.5% का एनपीए है दोनों बैंक का अराउंड. तो अगर एचडीएफसी और कोटक बैंक के एनपीएस बढ़ने लगे ना तो आपको कंसर्न होना चाहिए लिक्विड लोन्स के बारे में. ऐसा मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोन्स किसको दिए जा रहे हैं? 700 से जिसका सिबिल ज्यादा है, जिसको लोन की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही पैसे दे सकता है. जो सर्विसेज है अपग्रेड किया, जो भी डॉक्टर बत्रा की, ऐसे ही पैसे दे सकता है. उनको लोन दे रहे हैं हम. तो इसके लिए आपको कंसर्न जब भी एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक के एनपीए बढ़ेंगे तभी आपको कंसर्न होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. और एनपीए के बारे में मैं और ऐसे बता सकता हूँ कि अगर आपको लगता है बैंक एफडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक एफडी सेफ है, तो मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक एफडी भी सेफ नहीं है. कैसे? आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जाते हो, 4.5-5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है 3 year एफडी के ऊपर. वो लोग उनके डिफॉल्ट्स कितने हैं? 5 एनपीए 4-4.5% के है. वो विजय माल्या को देते हैं, अनिल अंबानी को देते हैं. आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. डिफॉल्ट हो जाते हैं ये 4-5% का एनपीए. ये पैसा कहाँ से आता है? ये आता है पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे आता है, क्योंकि एवरी 2-3 year गवर्नमेंट इनको रिकैपिटलाइज करती है, जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है. तो दिखाने के लिए तो 4% सेफ है आपके लिए, 4-4.5%, लेकिन आपके पॉकेट से थ्रू लाइंस में लिया जा रहा है. सो बैंक एफडी भी सेफ नहीं होती है.
सो मैं जो भी लोग कंसर्न्ड है कि एनपीए बढ़ेंगे और ये कैसे सेफ्टी होगी वगैरह, तो उनको ऐसे सोचना चाहिए. सो एवरी इंक्रीमेंटल रिस्क शुड बी रिवाइडेड बाय हायर रिवॉर्ड्स. लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंटल रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है, तो ऐसे आप लिक्विड लोन्स के देखिए, ऐसा मुझे लगता है. सो दिव्या जी, आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते. ओके, और एक सर, अगर हम ये मंथली ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ पे मंथली पे आउट आता है, मान लीजिएगा फॉर एन एग्जांपल आई पार्क इन 1 लाख रुपीज और मैं चाहता हूँ 24 मंथ्स या जो भी आपका डबल एडवांटेज जो भी प्लान है जिसमें हम चाहते हैं, तो मंथली इसमें कितना आ सकता है एज द इंटरेस्ट, और आई प्रिज्यूम दैट एंड ऑफ द टर्म अपना प्रिंसिपल रिटर्न आएगा. Sure. So सर एक सिंपल मतलब आई कैन शेयर आउट. आदित्य जी, मैं आपके साथ एक डिटेल एक्सेल कैल्क शेयर कर दूंगी जो आप हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो कि उन्हें एग्जैक्टली मंथली में कितना आता है और क्यूमुलेटिव ऑप्शन में कितना आता है. बट सिंपल अपना ले लीजिए कि यहाँ पे 12 महीने के ऑप्शन में जहाँ पे आप 9.5% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, 9.5% आपका इफेक्टिव एनुअलाइज्ड यील्ड है, अज्यूमिंग कि आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन लेते हो. यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जैक्ट 9,500 उस पर रिटर्न बनेगा अगर आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन लेते हो. बट यही अगर आप मंथली पे आउट लेते हो तो आपका टोटल रिटर्न नियरली 9,100 रुपए के आसपास बनता है. तो आपका नियरली 9.1% के अराउंड एब्सोल्यूट रिटर्न बनेगा अगर आप मंथली पे आउट लेते हो तो. और उसमें अगर आप देखो कि मंथली आपको कितना कैश फ्लो आएगा, वो नियरली 750 से 770 रुपए के बीच में, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अगर आप मंथली पे आउट ले रहे हो तो अब ये सारी स्कीम्स में मंथली पे आउट लोगे, आपका एब्सोल्यूट रिटर्न नियरली 10 से 30 पैसा कम बनेगा, क्योंकि आपको उसमें री इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है. जो इंटरेस्ट पे जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इंटरेस्ट घर ले जा रहे हो हर महीने. Okay, so it will be like 9.5% divided by 12. That is what I will be getting monthly. Not exactly, sir, because as I said, this is an annualized yield. Simple interest nahi hai. So this 9.5% is using your compounding formula. Compounding formula. Okay. Okay. So that must be about 9.2 or 9.25 kind of a thing. 9.11%, sir. So like 9.1% around. Okay. Got it. Got it. Okay. So in that case, if you are going for monthly, then your MHP would be better or the double advantage would be better? So you can take either of it, because in double advantage also you have a monthly payout option, but say like you put in a 36-month double advantage option at 9%. You are Right. saying after 1.5 years I want to take I want to take my money. So whatever additional interest which has been paid out to you at 9%, that will again get adjusted with your principal itself, because I have already paid you at 9%, but you are only eligible for say 8%. So I'll adjust it with your principal, whatever additional I have paid out to you. Got it. Got it. Okay. Okay. Fair enough. Fair enough. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah, thank you आकाश जी for asking question. और एक क्वेश्चन आया, आपका ऑफिस कहाँ पे है? So sir, we are again based out of Mumbai. अंधेरी में यहाँ हमारा ऑफिस है, near Marol. There again we are a team of 125 plus employees. Sitting entire 95% of the workforce operates out of Mumbai, क्योंकि पूरा system and पूरा process online है. तो काफी सारे जो भी manpower है वो पूरी मुंबई से ही टीम ऑपरेट करती है. काफी दूसरे मेट्रो सिटीज में वी डू हैव आवर अदर रिमोट वर्किंग एम्प्लॉइज, बट दे आर लार्जली ऑन द सेल्स एंड. सो नियरली 125 प्लस की हमारी टीम है, बट मेजरली वी आर बेस्ड आउट ऑफ मुंबई इटसेल्फ. सो यहाँ पे अंधेरी में ही हमारा ऑफिस है. ग्रेट ग्रेट. और एक क्वेश्चन आया है कि आपको मतलब किसका फंडिंग है, मतलब कंपनी स्टार्ट करने में इसमें किसका पैसा इन्वॉल्व, प्रमोटर्स कौन है ये कंपनी के? हाँ, सो सर यहाँ पे मिस्टर अक्षर और मिस्टर गौतम है. उन्होंने पहले भी एक कंपनी बनाई और सक्सेसफुली चलाई है. वो कंपनी आज भी चल रही है. उसका नाम है रेंटो मोजो, जो कि अगेन उसका वैल्यूएशन अगर आज आप देखोगे नियरली 800-900 करोड़ के ऊपर वो कंपनी का आज वैल्यूएशन है. इसमें इन्वेस्टर्स अपने एक्सेल पार्टनर्स फेसबुक और फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर्स रह चुके हैं. बेन एंड कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंसल्टेंसी फर्म है, वो वहाँ के इन्वेस्टर्स है. सैमसंग फैमिली, जो हम ये सैमसंग के प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो फैमिली ने रेंटो मोजो में इन्वेस्ट किया है. तो इन्होंने ये कंपनी अपने 2 फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट की थी. वो कंपनी आज भी चल रही है. When they started with Liquid Loans, हमारी जर्नी में हमें बैक किया मैट्रिक्स पार्टनर्स ने. मैट्रिक्स पार्टनर्स अगेन इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट वीसी फर्म है, जिन्होंने ओला कैब्स, ट्रिबो होटल्स,
रेजर पे, एम स्वाइप, Cloud9, कंट्री डिलाइट, ये सारी कंपनीज में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। मोर इम्पोर्टेंटली हमारे साथ ऑनबोर्ड है अभिषेक डालमिया जी फ्रॉम डालमिया भारत, ये हमारी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर अगेन ऑनबोर्ड है। कुणाल शाह फ्रॉम क्रेड, सो जो क्रेड ऐप के फाउंडर है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप है, आजकल काफी एड्स भी आती है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर था क्रेड, वो हमारी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर है। आशुतोष टपारिया जी अगेन जिन्होंने फैमिकेयर अपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वो फ्रेंच के एक जायंट फार्मा कंपनी को सेल ऑफ किया था 5,000 करोड़ प्योर कैश में। ये जब उन्होंने सेल ऑफ की थी बैक इन 2016, वो इंडिया के लार्जेस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे, प्रूडेंट एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिन्होंने आज तक 15 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया है, उसमें से एक लिक्वी लोन्स है। सो आशुतोष टपारिया जी इज ऑन बोर्ड विद अस एज एन एंजल इन्वेस्टर जिन्होंने हमारी कंपनी को बैक किया। तो ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक प्रोनर्स और मैट्रिक्स पार्टनर्स ने हमें बैक किया था हमारी इनिशियल जर्नी में, वेयर वी रेज्ड फ्रॉम देम 12 crores ऑफ इक्विटी कैपिटल। एंड जैसे कि अगर आप सर देखोगे ये कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस नहीं है, क्योंकि पैसा जो है वो सिर्फ हमें हमारे सैलरी कॉस्ट और हमारे लाइसेंस कॉस्ट और वो सब के लिए स्पेंड करना रहता है, और क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम पैसा जला नहीं रहे। सो अनलाइक जोमैटो और स्विगी जिसको हमेशा डिस्काउंट देना पड़ता है, हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में वैसा होता नहीं है। हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो हर ट्रांजैक्शन पे हम पैसा बना रहे हैं इवेंचुअली। तो एक सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है, एंड द ओनली P2P प्लेटफॉर्म जो कि प्रॉफिटेबल भी है और जिसने अच्छा रेवेन्यू भी क्लॉक किया है उनके जर्नी में। So this is a brief background about the company. Hello. Yes, thank you. Thank you for answering the question. और वापस एक बार अनाउंस करता हूँ, मैंने लिंक डाली है चैट बॉक्स में फ्री अकाउंट ओपनिंग की, उसके ऊपर अकाउंट ओपन करके आप चालू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स। ये मेरी एफिलिएट लिंक है, सो मैं आपको हेल्प करूंगा इसमें जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो। और कोई पार्टिसिपेंट को कुछ क्वेश्चंस है क्या? लास्ट क्वेश्चन, एक माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो अगर कुछ क्वेश्चन है तो। ओके, सो क्वेश्चंस आई गेस सब आंसर्ड हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने दसरे के दिन सबने टाइम निकाला पार्टिसिपेंट्स ने, और स्पेशल थैंक्स टू आज के गेस्ट गौरी जी, सॉरी दिव्या जी, एक्सट्रीमली सॉरी दिव्या जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके आज छुट्टी के दिन उन्होंने टाइम निकाला इसलिए और हमारे कम्युनिटी को गाइड किया। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, ऐसे मैं अनाउंस करता हूँ और आज का वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिव्या। Thank you so much everyone for participating. Yes. Thank you so Yeah. much and happy Dussehra once again for all of you. Yes. Thank you. Thank you, thank you, Thank you.